लेकिन एज अ मदर, आप बर्थिंग मदर हो, आपको पैदा करना है अपने बच्चे को, इस दुनिया में बाहर लाना है, तो आपको पूरा एजुकेशन होना चाहिए उसका। लेकिन बहुत सारी औरतों को इन बारे में नॉलेज ही नहीं है। उन्हें बस ये है कि वो प्रेग्नेंट है, 9 महीने चल रहे हैं, जब उनका डिलीवरी का टाइम आएगा उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जब वो डिलीवरी का टाइम आता है उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें क्या करना है। वो ऐसा नहीं है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको दर्द में रहना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड आपको उन चीज़ों से जोड़ेगा जो आप लोगों ने हमें कमेंट किए, डीएम किए। हम लोगों ने आपकी बातें ऑन कैमरा माध्यम से आज हम कैप्चर कर रहे हैं। सो हमारे साथ जो है आज कोमल नेगी जी आई हुई हैं। कोमल जी, योग से रिलेटेड हमने अभी जैसे बात की, जो फीमेल्स होती हैं जो डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले योग को अपने जीवन में लाना चाहती हैं, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाहती हैं, अभी हम उन चीज़ों पर बात कर रहे थे। तो ऑन कैमरा अब हम उनसे बात करेंगे। तो एक बार आप लोगों को बताएं वाकई में कोमल जी हैं कौन। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको और पूरी टीवीटी टीम को कि आप इस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है औरतों के अंदर। बस ये सोचा जाता है कि ठीक है, प्रेगनेंसी लाइफ का एक पार्ट है, हर कोई प्रेग्नेंट होता ही है, तो बस 9 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि ये सारी चीज़ें एक औरत के मेंटल स्टेट को कैसे चेंज करती है, औरत के फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज करती है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसे मतलब प्रेगनेंसी से पहले, अपनी डिलीवरी से पहले वो किस तरीके के योग कर सकती है? घर पे करे या बाहर जाके करे या ऑन ग्राउंड गार्डन में जाके करे या टेरिस पे जाके करे, तो किस तरीके की वो चीज़ें कर सकती है और क्या क्या उसका डेली का रूटीन होना चाहिए खाने का, कि उसकी फिटनेस बरकरार रहे और जो बच्चा है उसको भी हेल्थ पे कोई इशू ना पड़े। तो बहुत बार जब कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो मैं बोलूँगी कि जर्नी वहीं से स्टार्ट कर देनी चाहिए, प्लानिंग वाले फेज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हमारे इंडियन कल्चर में एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है गर्भ संस्कार का प्रैक्टिस, जो बहुत बार लोग सोचते हैं कि वो तभी स्टार्ट होता है जब एक मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो जर्नी प्रेगनेंसी से भी बहुत पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें दोनों कपल मिलकर अपना एक फिजिकल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हो पाए तो मैं बोलूँगी कि दोनों लोग साथ में आए, दिन के 1 घंटा 30 मिनट जो भी वो निकाल सकते हैं, साथ में एक्सरसाइज करें, योग आसन वो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय नहीं मिल रहा तो वो दोनों साथ में मिलके वॉक पे निकले, साथ में एक रूटीन बनाएं कि हमें इतना समय एक दूसरे के साथ बिताना ही है और इस तरह की एक्टिविटी में खुद को एंगेज करना है। तो यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है जब वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर। उसके बाद क्योंकि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो किसी एक प्रोफेशनल के साथ जुड़े और तब अपना ये जर्नी स्टार्ट करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें कर रहे होते हैं बट हम सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं। हमें तरीका सही नहीं पता होता कि हमें इसी तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें इसी तरह से ब्रीदिंग करनी चाहिए। सो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो किसी प्रोफेशनल के साथ मिलकर इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। सो आपका मानना ये है कि मतलब फिटनेस हमारे जीवन में बहुत मूल्य रखती है और हमें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसा हम बात करते हैं कि आजकल की जो मतलब यंगस्टर लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह को खाती हैं या बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो क्या उनको इसकी मतलब हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अगर एक जनरल इंसान भी है, फॉर एग्जाम्पल एक लेडी प्रेगनेंसी नहीं भी प्लान कर रही है तो भी इन चीज़ों का बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं स्पेसिफिकली तब तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट हार्मोनल लेवल को बिगाड़ती है। आप किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हो और हार्मोन का सीधा रिलेशन प्रेगनेंसी से और फर्टिलिटी से है। आजकल बहुत सारे कपल्स इसलिए फर्टिलिटी से चैलेंज उनको फील होता है क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं है, वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उनका 9 to 5 का एक पूरा जॉब होता है या वो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, तो चीज़ें शुरू ही नहीं हो पा रही हैं। तो हाँ, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैंने बहुत बार खुद पर्सनली देखा है, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि उन्होंने बस थोड़ा सा समय अपने रूटीन में से निकाला, 20 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया, अपने डाइट को कुछ चेंज किया, एकदम से उनके हार्मोनल लेवल में चेंजेस आ जाते हैं और वो बहुत आसानी से प्रेगनेंसी
कंसीव कर पाते हैं। तो हाँ, काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे आपने बताया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी हैं या हमें जो मैसेजेस आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है हमारा पॉडकास्ट। तो आप जैसे अगर सजेस्ट करें, अभी जैसे काफ़ी लेडीज़ हैं, चाहे उम्र कुछ भी ले लो, आप मैन ले लो, वुमेन ले लो, लोगों के पिंपल्स हो जाते हैं वाइट वाले उनके हाइट में। तो वो कहते हैं कि हम डेली फ्रेश फील करते हैं, तो मॉर्निंग में उठते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योग, इन चीज़ों की एक्सरसाइज, मतलब एज ए एक्सरसाइज अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो कहते हैं कि हम ये चीज़ करते हैं तो थोड़ा हमारा शरीर फ्रेश लगता है। बट जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह या कुछ भी घर का भी खाते हैं ना, तो हमारे ऑयली चीज़ कह लो आप, तो उनको ना पिंपल्स होने लगते हैं। सो अगर जैसे बहुत से लोगों को अपनी फिटनेस के साथ साथ अपना ग्लो भी अच्छा रखना है, तो उसके लिए कोई ऐसा योग या कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा तरीका है कि वो अपना ग्लो भी बरकरार रख सके? तो डेली बेसिस पे जो हम फेस की बात करें, इट्स ऑल अबाउट ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मेंटेन रखना। तो हमारे योग में बहुत इस तरह के आसनास है, जैसे सर्वांग आसन होता है, एक बहुत ही पॉपुलर और एक अच्छा प्रैक्टिस है आसनास का, जिसमें ये बोला जाता है कि यू शुड कीप योर लेग्स अप द वॉल, विपरीत करनी बोला जाता है। तो पर्टिकुलर कुछ ऐसे पोस्चर्स है योगा उसमें जो पर्टिकुलरली आपके फेस के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको, उसको अच्छा करते हैं आपको। लिम्फेटिक सिस्टम, हाँ, जो फेस से रिलेटेड होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे बढ़ता है और जो इस तरह के कंसर्न्स जो लेडीज फेस करती है उसमें काफी हेल्प करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक ही आसन करो और सारी चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपको कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटी को देना होगा, आपको अच्छा खाना खाना होगा, बट हाँ, साथ में कुछ ऐसे पर्टिकुलर पोस्चर्स हैं जो आप अपने रूटीन में इन्वॉल्व करिए। मानो कि रात में आप बस 5 मिनट निकालने हैं आपको, आप रात में 5 मिनट, आपने खाना खा लिया, उसको कुछ समय हो गया, आपका खाना पच चुका है, उसके बाद आप सोने से पहले अपना एक रूटीन बना लो कि मुझे रात में जब सोना है तो मेरा एक रूटीन बन रहा है, मैं प्रॉपर अपना फेस को वॉश करूंगी। आजकल लोग लेडीज वगैरह बहुत ज़्यादा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, तो मैं प्रॉपर अपना एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करूंगी। उसके बाद आई विल गो टू माई बेड। सोने से पहले लेग्स अप द वॉल, इसे विपरीत करनी बोला जाता है, जहाँ पे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा जमीन पर रहेगा या आपके बेड पे रहेगा और आप अपने पैरों को, लेग्स को वॉल पे ऊंचा करके रखेंगे। इससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेशन पे काम करता है, इजी करता है आपके नर्वस सिस्टम को, आपके बॉडी को बताना स्टार्ट करता है कि नाउ अब ये टाइम हो रहा है जब आपको रेस्ट मोड पे जाना है, आपको फाइट मोड से बाहर निकल के फ्लाइट मोड की तरफ जाना है। तो आप अपने बॉडी को वो बताना, सिग्नल देना स्टार्ट करते हो। साथ ही साथ जब आप इस पोस्चर में रुकते हो तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ, आपके फेशियल मसल्स पे अच्छा होता है। और इवन हमारे योगा प्रैक्टिस में एंशिएंट प्रैक्टिस ही है, मसाज भी बताया जाता है फेस के लिए। हाथों की मदद से सब लोग अपने फेस को मसाज कर सकते हैं। बहुत तरह के अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, तो वो अपने डेली रूटीन में वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें काफी हेल्प करेगी। 5 आसन जो सबसे बेस्ट है वो बताएंगे आप एक बार? जो आप ये फेस के लिए बोल रहे हैं, सर्वांग आसन वो अपने रूटीन में डालें, मत्स्य आसना वो अपने रूटीन में डालें, विपरीत करनी जो हमने बात किया, लेग्स अप द वॉल, इस तरह के पोस्चर्स अपने रूटीन में डालें। और सेतु बंद आसना, ये वाला आसन भी बहुत अच्छा है इसके लिए। और रोज भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। भ्रामरी प्राणायाम, ये 5 चीजें तो अपने रूटीन में डाले ही डाले। अगर समय की बहुत ज्यादा तंगी है, उन्हें लग रहा है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, वो ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते अपने प्रैक्टिस के लिए, तो ये चीजें तो अपने रूटीन में डाले ही डाले एज अ फिजिकल प्रैक्टिस। बट ये हुआ फिजिकल प्रैक्टिस। इसके अलावा अपना खाना पीना सही रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट है नींद। अगर वो अच्छे से सो नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होगी ही होगी। सो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, खाने पीने का ध्यान रखना और नींद, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मतलब इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको ये तीनों चीजों का ध्यान रखना ही रखना होगा। आपने जैसे नींद के बारे में बताया, एक पर्टिकुलर एक इंसान को कितनी नींद लेनी चाहिए? देखिए, आजकल के समय में सब लोग भाग रहे हैं, बहुत हेक्टिक हो गया है, लेकिन मैं बोलूँगी 8 घंटा रात की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है ही है। तो योगा में, आयुर्वेदा में बोला जाता है कि 10 बजे से लेकर
जो सुबह का 3-4 बजे तक का समय होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है नींद के लिए। लेकिन हम लोग का आजकल रूटीन सबका ऐसा है कि 11-12 बजे तक हम सो रहे हैं, तो वो जो 2 घंटा 3 घंटे का इम्पोर्टेंट आवर है नींद का, वो हम मिस कर रहे हैं। तो ये इस पर्टिकुलर टाइम में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हमें इतना तो सोना ही सोना है, एक अच्छी नींद और लेनी। दिन में सोना भी कंफर्टेबल है या फिर ये भी इफेक्ट करता है? तो एक ना बहुत अच्छी न्यूट्रिनिस्ट है, शी इज अ वेरी वेल रिनॉन्ड सेलिब्रिटी न्यूट्रिनिस्ट है, ऋतुजा है उनका नाम। वो मुंबई कल्चर से आती है, महाराष्ट्रियन कल्चर से आती है, और वो बोलती है कि जो खाने की बाद की जो वो छोटी सी नींद होती है ना, वो कल्चर में है इंडिया की, और वो होना ही चाहिए। जब आपने खाना खा लिया अपना दिन का, पर हाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हम खाना अपना दिन का लंच सही, ऐसा नहीं है कि हम 4 बजे अपना लंच कर रहे हैं और उसके बाद वो नींद ले रहे हैं। तो जो दिन का समय, उस समय आपने लंच किया और उसके बाद 10-15 मिनट का एक नैप आप लो, ये अच्छा है बॉडी के लिए। वो इस बारे में बहुत बात करती है। तो हाँ, मेरे ख्याल से अगर आपका रूटीन आपको अलाउ करता है, बट वो एक 10-15 मिनट का ही नैप होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 3-4 घंटे। जापान में भी ये टेक्नोलॉजी आई है कि वो अपने ऑफिस के जो बंदे हैं ना, उनकी सिटिंग उन्होंने स्लीपर की तरह बनाई है। जैसे उनका लंच होता है, वो अपना खाना खाते हैं ना, तो उनको हाफ एन आवर या 1 आवर का थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है कि वो सो जाए। अब ऑफिस में ही सो जाएं, उसके बाद फिर अपना वर्क स्टार्ट करें, तो इससे वो रिफ्रेशमेंट फील रिजुवेनेट हो जाता है। हाँ, कि वो ना पूरा दिन आलकस में नहीं रहेंगे, उनका आलकस वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। सो डेफिनेटली हमें काफी अच्छा लगता है चीजें। अच्छा, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, एक स्त्री की कल्पना क्या है, मतलब मान लो वो अपना फिटनेस अच्छा रखना चाहती है, लुकिंग सो प्रीटी, लुकिंग सो गुड, इस तरीके की चीजों पर काम करती है। सो एक स्त्री की कल्पना क्या है कि मतलब कि वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकती है फिटनेस में? अगर आप चेहरे की सुंदरता की बात करें तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मेरा फोकस कभी वो रहा ही नहीं है कि एक औरत कैसी दिखती है, छोटी है, लंबी है, मोटी है। और मोटे और पतले का भी आजकल ना बहुत ज्यादा मिथ चल रहा है कि एक मोटा इंसान अनहेल्दी ही है। बहुत बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मोटे हैं दिखने में, वो हेल्दी है, लेकिन दे आर वेरी फिजिकली फिट फ्रॉम इनसाइड। सो मेरा जो देखने का नजरिया है हेल्थ का, वो एक तो अपीयरेंस से थोड़ा अलग है। आप पतले हो, मोटे हो, लंबे हो, उससे आपका फिटनेस का नहीं कोई बोल सकता। तो पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अपने आप को आप अपीयरेंस से बाहर निकालिए। अपना फिटनेस आप देखिए, आपका मन कितना शांत है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जब आपका गुस्सा बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन आपने उस सिचुएशन में भी अपने गुस्से को ठंडा रखा हुआ है, आपका मन कितना शांत है, तो ये मेरा एक पहला क्राइटेरिया है हेल्थ का कि हाँ ये इंसान हेल्दी है। आप अपना पूरा दिन, एक औरत के लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, अगर उनके पास बच्चा भी है, वो बच्चे का भी ध्यान रख रही है, वो अपने काम का भी ध्यान रख रही है, वो घर भी संभाल रही है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर भी वो ऐसे लो फील नहीं कर रही है, वो थकान महसूस नहीं कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे भी आप रिजुवेनेटेड फील करो। इसका मतलब आप अपने आप का ध्यान रख रहे हो, आप हेल्दी हो, कि इतना सब होने के बाद भी आप स्ट्रॉन्ग। आजकल क्या हो रहा है, मदर स्पेसिफिकली वो अपने हेल्थ को साइडलाइन कर देती है। वो बच्चों का ध्यान रख रही है, अपना जॉब बिजनेस जो भी वो संभाल रही है, घर का ध्यान रख रही है, लेकिन वो अपने लिए समय नहीं निकाली। लेकिन मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया, और मैंने जो मेरे साथ योगा एक्सरसाइजेस, मेरे साथ जो योगा क्लासेस करते हैं, उनको भी ऑब्जर्व किया है कि जो लोग भले 10-20 मिनट 30 मिनट भी अपने लिए निकाल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर एनर्जाइज्ड फील करते हैं थ्रू आउट द डे। एट द एंड ऑफ द डे वो टायर्ड नहीं होते। हाँ, कुछ दिन ऐसे होंगे जब थकेगा भी इंसान, बट ओवरऑल दोज women are very active through the day. They don't feel very tired. They are able to go through the day. So these are मैं बोलूँगी कि ये मैं साइंस बोलती हूँ एक हेल्दी वुमेन की। अगर आप इस तरह का एक लाइफ कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही ट्रू मीनिंग है हेल्थ का। तो बहुत ही अच्छी लगी ये जानकारी। एक और सवाल है, सवाल ये है कि जैसे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल हो, एक फीमेल का लुक है ना बदलता है।
मतलब उसकी फिटनेस को काफ़ी इश्यूज आते हैं बहुत लोगों के डीएम में। सबसे हार्ड टॉपिक है इस टाइम हमारे पास। मतलब लोगों ने बोला कि यार प्रेगनेंसी के बाद उनके शरीर में दिक्कतें आई, थोड़ा हैवी हो गया शरीर, थोड़ा बदन को भी तकलीफ हो रही है उनके। तो इस तरीके की चीज़ों पे योग या आपका ध्यान क्या कहता है कि आप किस तरीके से देखते हो चीज़? तो जब हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद शरीर बहुत चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की शुरुआत प्रेगनेंसी में ही हो जाती है। आपकी प्रेगनेंसी का पूरा फेज कैसा गया, आपने अपना कितना ध्यान रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक से स्टार्ट करूंगी। डायस्टिस रेक्टाई एक चीज होती है जो सारी मदर्स फेस करती है प्रेगनेंसी के बाद। सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है डायस्टिस रेक्टाई? जब एक बच्चा माँ के पेट में पलता है, यूट्रस में जब वो ग्रो करता है बच्चेदानी में, तो वो पेट की मसल्स को खींच देता है बहुत ज्यादा। अब जब डिलीवरी हो जाती है, बर्थ फाइनल हो जाता है, बेबी बाहर आ जाता है, अब यूट्रस अपनी जगह पे वापस जाता है, लेकिन जो वो मसल्स है वो खिंच चुकी होती है। अब वो मसल्स जो बाहर लटकती है स्किन, इसको ही डायस्टिस रेक्टाई, गैप आ जाता है मसल्स के बीच में। और यही सारा स्ट्रगल मोस्ट ऑफ द मदर्स जो मेरे पास आती है वो फेस करती है कि हमारा पेट लटक गया है प्रेगनेंसी के बाद, हम क्या करें। इस चीज को प्रेगनेंसी में ही बना के रख सकते हो आप। अपनी एक्सरसाइजेज इस तरह से रखिए, कोर मसल्स बोला जाता है, बेसिकली कोर मसल्स खिंच जाती है प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी का रूटीन आपका इतना स्ट्रॉन्ग रखा है, आपने इस तरह की एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व करी है जिसमें आपने अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखा है, तो बहुत सी मदर्स ऐसी है डायस्टिस रेक्टाई फेस करती हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से रिकवर कर लेती है। मैं खुद का भी एग्जांपल दूंगी। मैं भी माँ हूँ, मेरी 15 महीने की बेटी है, लेकिन मैंने बहुत कम इशू फेस किया उसमें, क्योंकि मैंने अपना रूटीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा होता है। और यही रूटीन जो लोग मेरे साथ प्रेगनेंसी योगा करते हैं मैं उनको भी देती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना प्रेगनेंसी का रूटीन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। फिजिकल एक्सरसाइज करना ही करना है, क्योंकि मैं योगा ट्रेनर हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको योगा ही करना है, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, अपने बॉडी का उस टाइम पे ध्यान रखिए और अपने मेंटल स्टेट का भी आप ध्यान रखिए। अपने आप को मेडिटेशंस में इन्वॉल्व करिए। आप हिप्नो बर्थिंग एक चीज़ बोली जाती है जो हम प्रेगनेंसी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करवाया जाता है, उसमें आप इन्वॉल्व रहिए। और गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत तरह सी एक्टिविटीज़ करते हैं हम गर्भ संस्कार में जो हमारे बेबी के ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करता है, जब बेबी पेट में ही होता है। तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है। जो इश्यूज हम प्रेगनेंसी के बाद फेस करते हैं वो प्रेगनेंसी में ही शुरू हो रहे हैं। अगर आपने वहीं पे ध्यान रख लिया, उसको पकड़ लिया, तो आपको बहुत कम चैलेंज होगा डिलीवरी के बाद। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज औरतें फेस करती है वो होता है बच्चे को संभालने का फेस। बहुत बार जो सबसे पहली बार माँ बनती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता बच्चा कैसे पलेगा। आजकल हाँ, हमारे घर में हमारी दादी है, हमारी माँ है, सास होती है, लेकिन वो भी खुल के बात नहीं करते, प्रॉपर नहीं बताते। इस तरह के चैलेंज भी हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ इतने चैलेंज हो सकते हैं। तो इस फेज के स्ट्रगल के लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि अपने आप को एजुकेट करें। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ आजकल इस तरह की क्लासेस अवेलेबल है जहाँ पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है कि आपको किस किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, बच्चे को किस किस तरह के इशू आ सकते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करिए इन टॉपिक्स को लेकर पहले से ही। अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी एजुकेट करिए, क्योंकि बच्चा आप दोनों ने मिलके साथ में पालना है। आप भी एक माँ है, आपने भी एक बेबी को जन्म दिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपनी पूरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान? तो मेरा प्रेगनेंसी का फेज काफ़ी अच्छा गया। मैंने काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मैं योगा में हमेशा से इन्वॉल्व थी, मैं हमेशा किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी इन्वॉल्व रही। तो मुझे जो इश्यूज आते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कमर का दर्द है, पेल्विस का पेन है, एंजाइटी बहुत होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब मुझे बहुत कम हुआ ये इश्यूज। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में मुझे थोड़े एंजाइटी रिलेटेड और एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हुए, लेकिन वो भी मैंने अपने योगा प्रैक्टिस और खान पान से काफ़ी संभाल के रखा। एसिडिटी इशू भी आता है? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में काफ़ी नॉजिया बहुत फील करते हैं women। मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है, वो बहुत फील करते हैं। मतलब वो कुछ खा ही नहीं पाते, अगर वो कुछ खा रहे हैं सबका सब बाहर आ जाता है।
वो कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा फेज होता है जब मैक्सिमम हार्मोन चेंज आता है एक औरत के शरीर में। और ये एक ऐसा टाइम होता है खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार माँ बने, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। बट इन सब चीज़ों को भी आप संभाल, आयुर्वेदा में बहुत इस तरह की प्रैक्टिस है जो मॉर्निंग सिकनेस को आप कैसे संभाल सकते हो उसके ऊपर बात करते हैं। तो एजुकेशन, अगेन आप कितने एजुकेटेड हो इन चीज़ों को लेकर, आप कितना जाके इसके बारे में सीखना चाहते हो, आप कितना फिजिकली अपने आप को एक्टिव रख रहे हो, ये सब चीज़ें वहाँ बहुत हेल्प करती है। उसके बाद क्योंकि अगला स्ट्रगल जो औरत फेस करती है वो इसलिए करती है क्योंकि उनका बर्थ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मुझसे बहुत मदर्स शेयर करती है कि उनका बर्थ ना थोड़ा ट्रॉमेटिक रहा है। ट्रॉमेटिक मतलब वो वैसा नहीं गया जैसा उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्टेशन के अनुसार। हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो सेम कभी भी नहीं जाएगी बर्थ में, हर बर्थ अलग होता है, वो बहुत अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ट्रॉमेटिक रहा। मतलब कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था प्रॉपर। जैसे मैं ऐसा नहीं कह रही सब लोग ऐसे, बट कुछ हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल मदर को लेबर के दौरान उनको मूव नहीं करने दिया जाता, उनको बोला जाता है आप बेड पे ही लेटे रहिए। अब लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, पेन आ रहा है और वो सिर्फ लेटे ही हुए हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस बहुत औरतों के साथ होते हैं कि उन्हें मूव नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें बोला जा रहा है आप लेटे ही रहो, लेकिन लेट के पेन को लेना और मुश्किल हो जाता है। अगर वो चलती रहेंगी, मूव करती रहेंगी तो आसानी हो जाती है उस पेन को लेने में। तो इस तरह का बहुत एक्सपीरियंस फेस करते हैं। लाइक बहुत लोग शेयर करते हैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में, जैसे जो पुशिंग स्टेज, एक स्टेज आता है बर्थ में जब बच्चे को बाहर निकालना होता है, जो जिनका वजाइनल बर्थ होता है, वो स्टेज उनके लिए बहुत लंबा गया है और गलत तरीके से बच्चे को पुश किया गया। लाइक अभी एक चीज होती है कि बच्चे को ना पेल्विस से, माँ के पेल्विस से बाहर निकलना होता है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन में होता है कि बच्चा अभी ऊपर ही है यूट्रस में, वो अभी पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंचा है और बिना उसके नीचे पहुंचे हुए मदर को पुश करने के लिए बोला जाता है। और ऐसे स्टेट में मदर्स का पेल्विक फ्लोर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी वजह से फिर उनको नीचे टेयरिंग हो जाती है और फिर उनको स्टिचेस आते हैं। तो फिर वो इस चीज़ों से भी स्ट्रगल करते हैं डिलीवरी के बाद। स्टिचेस कंफर्ट नहीं देते उनको बहुत टाइम तक, साथ में उन्हें एक बच्चे को संभालना है, तो उनका एक्सपीरियंस एक अच्छा नहीं गया है बर्थ का और ये एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत समय तक रहता है। तो वो इससे बाहर नहीं आ पाते। कुछ मदर्स के साथ पूरा लाइफ भी रहता है ये एक्सपीरियंस, तो वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाते और वो जिस तरह से उनको अपने बच्चे का ध्यान देना चाहिए, मेंटली फिजिकली वहाँ रहना चाहिए, वो रह ही नहीं पाते क्योंकि वो अभी उसी एक्सपीरियंस से बाहर नहीं निकले, वो खुद ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी मदर खुद को एजुकेट कर सकती है। आप आजकल बहुत सारे चाइल्ड बर्थ एजुकेटर्स है अवेलेबल जो आपको एजुकेट करते हैं कि आपका बर्थ कैसा होगा, क्या क्या स्टेजेस होते हैं लेबर के, आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका वाटर ब्रेक हो गया है जिसे बोलते हैं, वो हो गया है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आजकल हॉस्पिटल्स में बहुत तरह के इंटरवेंशंस आ गए हैं। आपका लेबर इंड्यूस कराया जाता है, आपको एपिड्यूरल दिया जाता है, पेन जैसे काफ़ी बढ़ जाता है तो एक औरत एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट कर सकती है। वो बोल सकती है डॉक्टर को कि मुझे एक इंजेक्शन दिया जाता है बेसिकली, आप वो ले सकते हो। लेकिन बहुत सारी औरतों को इन बारे में नॉलेज ही नहीं है। उन्हें बस ये है कि वो प्रेग्नेंट है, 9 महीने चल रहे हैं, जब उनका डिलीवरी का टाइम आएगा उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जब वो डिलीवरी का टाइम आता है उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें क्या करना है, मतलब हम क्या करें, पेन आए हम क्या करें, हम कौन सी एक्सरसाइज करें। उनके पार्टनर्स को भी नहीं पता होता कि वो उनको कैसे सपोर्ट करें और वो एकदम से ना ऐसे हो जाता है कि हम क्या करें इस पल में। तो मैं बोलूँगी अपने आप को एजुकेट करिए। जैसे मैंने भी अपने पूरे प्रेगनेंसी में सिर्फ मेरे पार्टनर को नहीं, मेरे फैमिली को भी मैंने एजुकेट करा। मैंने उन्हें भी पूरा एजुकेशन दिया जिनके साथ मैं एजुकेट कर रही थी खुद को, क्या क्या होता है। अगर आपका वाटर ब्रेक हो तो आपको पैनिक नहीं करना। वाटर ब्रेक करना एक नॉर्मल फेज है प्रेगनेंसी का, वो डिलीवरी के टाइम पे होता है। तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। वाटर ब्रेक हुआ तो पानी का आपको कलर देखना चाहिए, स्मेल देखना चाहिए। इस तरह के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है, ताकि जब बर्थ का टाइम आता है पूरी फैमिली और माँ और उनका पार्टनर, उनका हस्बैंड बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें पता है चीज़ें, वो डरते नहीं हैं फिर। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना प्रेगनेंसी को किस तरह से देख रहे हो,
वो आपके प्रेगनेंसी के बाद वाले समय को बहुत चेंज कर सकता है। आपका प्रेगनेंसी कैसा गया है, आप कितने एजुकेटेड हो बर्थ को लेकर, तो वो आपके बर्थ के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर होंगे वहाँ पे, गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको सपोर्ट करेंगे बेबी को बर्थ करने में, लेकिन एज अ मदर, आप बर्थिंग मदर हो, आपको पैदा करना है अपने बच्चे को, इस दुनिया में बाहर लाना है, तो आपको पूरा एजुकेशन होना चाहिए उसका। आपको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए, आपके शरीर के अंदर चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है कि कमर का दर्द तो प्रेगनेंसी में होता ही होता है, ये नॉर्मल चीज है। तो अगर कोई औरत शिकायत भी करती है मुझे कमर का दर्द है, तो एक पर्टिकुलर घर वाला जो सेटअप होता है उसमें उनको बोल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट हो, कमर में दर्द होगा, चला जाएगा। और उनको बोला जाता है कि एक बार बेबी आ जाएगा, दर्द चला जाएगा। लेकिन 9 महीने के लिए वो दर्द को सहते थोड़ा ना रहेंगे। इसके लिए एक्सरसाइजेज अवेलेबल है, इसके लिए योगा ट्रेनर्स अवेलेबल है, जैसे मैं भी हूँ और भी लोग हैं जो आपको एक्सरसाइजेज करवाएंगे ताकि आपका बैक पेन आराम देगा आपको। ऐसा नहीं है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको दर्द में रहना है। ये भी एक दूसरी तरह का नोशन है जो सोसाइटी में आजकल चल रहा है कि प्रेगनेंसी है तो दर्द तो होगा ही, लेबर है तो दर्द तो होगा ही, हर चीज को इस चीज से रिलेट कर देते हैं। लेकिन इसके मेजर्स अवेलेबल है, आपको बस बाहर निकलना है और उसके बारे में सीखना है। आपको वो जिज्ञासा रखनी होगी कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे जानना है हर चीज के बारे में। तो हाँ, आप अपने प्रेगनेंसी को इस तरह से फेस करिए, पूरा इस तरह से क्यूरेट करिए अपने प्रेगनेंसी को कि आपका प्रेगनेंसी के बाद, बर्थ के बाद वाला फेज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये, मुझे भी काफ़ी चैलेंजेस आए हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन राइट एजुकेशन की वजह से, राइट सपोर्ट की वजह से मेरा जर्नी काफ़ी अच्छा रहा पोस्टमार्टम का, प्रेगनेंसी का और बर्थ का, क्योंकि मैंने वो अच्छा फेज देखा है। और जब कोई औरत आती है और बोलती है कि नहीं प्रेगनेंसी टफ है, बर्थ टफ है, ब्रेस्ट फीडिंग टफ है, मदरहुड टफ है, देन आई फील फॉर देम। वो टफ, हाँ टफ होता है, चैलेंज होता है, लेकिन वो टफ उन्हें इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उनके पास राइट एजुकेशन नहीं है, इसलिए उन्हें ज़्यादा टफ लग रहा है। तो आप राइट एजुकेशन लीजिए, तो यही सारी चीज़ें जो औरत टफ बोलती है वो इसको चैरिश करने लगेगी। वो बोलेगी कि एक बहुत ब्यूटीफुल फेज है प्रेगनेंसी, वो एंजॉय करेगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना नोशन चेंज करिए चीज़ों को लेकर। ये चीज़ें चैलेंजिंग है बट ये बहुत ब्यूटीफुल और एक अच्छा फेज है एक औरत की लाइफ का। तो आपको इसको एंजॉय करना भी आना चाहिए, आपके पास वो एजुकेशन होना चाहिए। काफी कुछ जानकारी मिली इस पॉडकास्ट से, मतलब हमें लग रहा है कि काफी इंफॉर्मेशन आप तक गई है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी सवाल या कोई भी जवाब ऐसा है कि जो हमें कैप्चर करना था रह गया है, तो आप हमें कनेक्ट जरूर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। टीवीटी पॉडकास्ट के साथ आप हमारे परिवार का हिस्सा है, जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन। आज आपने पूरा ये पॉडकास्ट सुना विमेन हेल्थ को लेकर, प्रेगनेंसी, बर्थ और सारे टॉपिक्स को लेकर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए।